लिमिट्स टू रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग की सीमाएं। आम परिभाषा के अनुसार रिसाइकलिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बेकार वस्तुओं को नए उत्पादों में बदला जाता है और जो उपयोग लायक पदार्थों को बर्बाद होने से बचाती है। रिसाइकलिंग नए पदार्थों की खपत को कम करती है, इससे ऊर्जा कम खर्च होती है। उद्वहन में होने वाला वायु प्रदूषण कम होता है। कचरा भराव से होने वाले जल प्रदूषण में भी कमी आती है। ऐसा परंपरागत कचरा निस्तारण में कमी आने और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटने के कारण संभव होता है। इसलिए इन तमाम फायदों को देखते हुए आप हैरान हो रहे होंगे कि पर्यावरण पर इतने सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाली प्रक्रिया की भी कोई सीमा हो सकती है। रिसाइकलिंग की सीमाएं अमूमन ऊर्जा की खपत, खतरे, कीमत और व्यक्ति व देश के व्यवहार के आधार पर तय होती हैं। रिसाइकलिंग की सबसे बड़ी सीमा यही है कि सभी पदार्थों को रिसाइकल नहीं किया जा सकता या उन्हें कुछ ही बार रिसाइकल किया जा सकता है। एक सीमा के बाद वो अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। कुछ पदार्थ एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उन्हें फिर से उपयोग लायक बनाने की कोई तरकीब नहीं है। आपके विचार से किस तरह के पदार्थ रिसाइकल किए जा सकते हैं? जरा देखिए। अगर आप ऐसे 5 पदार्थों के नाम बता सकें, वीडियो को रोकें और जब याद आ जाए तो फिर से चालू करें। आमतौर पर निम्न प्रकार के पदार्थ रिसाइकल किए जा सकते हैं: कांच, कागज, धातु, प्लास्टिक, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इनमें से कितने बता पाए थे? आइए अब अलग अलग सीमाओं पर ध्यान दें। सबसे पहला है ऊर्जा का मुद्दा। कागज और एल्यूमिनियम धातु का उदाहरण लें। नया उत्पाद तैयार करने के मुकाबले इनकी रिसाइकलिंग कम खर्चीली है। मगर प्लास्टिक जैसे पदार्थों की रिसाइकलिंग में बहुत ऊर्जा लगती है। प्लास्टिक को पिघलाने और एक साथ मिलाने से पहले उन्हें हाथ से अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि कबाड़ में अमूमन तमाम प्रकार के प्लास्टिक होते हैं जिन्हें खास नंबर से पहचाना जाता है। अगर अलग अलग तरह के प्लास्टिक को मिलाकर रिसाइकल किया जाएगा या पिघले हुए प्लास्टिक में कोई गंदगी आ जाए तो आपको मूल प्लास्टिक से बहुत घटिया गुणवत्ता का उत्पाद मिलेगा, जो खास उपयोगी साबित नहीं होगा। रिसाइकलिंग में होने वाली गुणवत्ता की इस गिरावट को डाउन साइक्लिंग कहते हैं। इसके अलावा एक और अतिरिक्त जटिलता है, क्योंकि उपकरणों में मिश्रित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब एक कार का उदाहरण लीजिए। इसमें रिसाइकल किए जाने वाले कई तरह के पदार्थ लगे होते हैं, जैसे तांबे का तार, इंजन में एल्यूमिनियम, कुछ प्लास्टिक, कांच और लोहा। मगर मिश्र धातुओं के बारे में क्या कहेंगे? ये धातुओं के मिश्रण हैं। इनके घटकों को अलग अलग करने में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और रिसाइकलिंग की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है अनियमित ढंग से घुले मिले कणों को अलग करना। रिसाइकलिंग के खतरे भी हैं, जिनमें खतरनाक धातुओं की रिसाइकलिंग शामिल है। क्या आप किसी खतरनाक धातु का नाम बता सकते हैं? वीडियो को रोकें और कुछ ऐसे नाम बताएं। जब बता दें तो वीडियो को फिर से चालू करें। रिसाइकलिंग से जुड़ी कुछ खतरनाक धातुओं में सीसा मतलब लेड और पारा मतलब मरकरी भी शामिल है। अक्सर ये धातुएं बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कबाड़ की रिसाइकलिंग में निकलती हैं। भारत और चीन जैसे कुछ देशों में काफी मात्रा में प्रदूषण पैदा होता है, क्योंकि यहाँ रिसाइकलिंग बहुत हद तक अनौपचारिक तरीके से होती है, जिससे पर्यावरणीय स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गैर कानूनी रिसाइकलिंग वाले इलाकों के आसपास सीसे और दूसरे घातक रसायनों के कण हवा, मिट्टी, पानी और तलछट में मिल जाते हैं। इनमें से कई पदार्थ पानी में घुलते हैं, जिन्हें लीचिट कहा जाता है। यह लीचिट उस पानी में भी घुल जाते हैं जिसे हम पीते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे भी इन रसायनों को सोख लेते हैं
और इस तरह ये खाद्य श्रृंखला में पहुंच जाते हैं। हवा में घुले हुए रसायन हमारी सांस में पहुंचकर बहुत मुसीबत पैदा करते हैं। रिसाइकलिंग के साथ कई सामाजिक मसले भी जुड़े हुए हैं। जहां यह प्रक्रिया रोजगार पैदा करती है, वहीं विकासशील देशों में बहुत कम पगार और कामकाज की भीषण परिस्थितियों जैसी अलामतें भी इससे जुड़ जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर्यावरण संबंधी पर्याप्त कानून नहीं है या मजदूरों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, वहां जहाज तोड़ने जैसे कारोबार मजदूरों और आसपास के रहवासियों के लिए चिंताजनक परिस्थितियां पैदा करते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, आपके मुताबिक रिसाइकलिंग की कीमत किस चीज पर निर्भर होती है? रुकिए, सोचिए और जब जवाब मिल जाए तो आगे बढ़िए। एक अच्छा जवाब यह हो सकता है कि रिसाइकलिंग की कीमत रिसाइकलिंग कार्यक्रम की क्षमता पर निर्भर करती है। सरकारें या स्थानीय प्रशासन शायद रिसाइकल ना करना चाहें, क्योंकि उनके लिए कबाड़ को ठिकाने लगा देने का कहीं सस्ता विकल्प है। साथ ही उपभोक्ताओं को रिसाइकल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब उनमें रिसाइकलिंग से पहले अलग अलग तरह के कबाड़ को छांट कर रखने की आदत डाली जाए। कुछ देश या स्थानीय सरकारें ऐसा नहीं करने पर दंडित भी करती हैं।